हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और आज का भी टॉपिक हमारा प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश की होने वाली है, पीसीएस की भी और आरओ की भी। तो या और जो भी ऐसे परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टिकोण से ही जो है चयनित किया गया है। और आज भी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इतिहास। उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल पेपर है उसमें इतिहास खंड को, और जो कि एमसीक्यू फॉर्म में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका अच्छा रिस्पांस मिला है, बच्चों की डिमांड है कि सर एमसीक्यू फॉर्म में करिए तो ज़्यादा हम लोग गेन करते हैं। तो उसी पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बिहार एक सामान्य स्टोरी पहले मैं बता देता हूँ। बिहार में बौद्ध धर्म की एक तरीके से कहते हैं कि जो जन्म हुआ दरअसल बौद्ध धर्म का मूल रूप से महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध को चूंकि ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी, बोध गया में, इस वजह से ये माना जाता है बौद्ध धर्म की जो जन्मस्थली है बिहार है और जो पालना है वो उत्तर प्रदेश है। ये एक प्रश्न मेंस में भी पूछा जा चुका था कि उत्तर प्रदेश जो है बौद्ध धर्म का पालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो तो बिहार में हुई, लेकिन उनके चाहे धर्म में प्रथम उनका उपदेश हो जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, चाहे उनका महापरिनिर्वाण हो या फिर उनका यहाँ पर प्रवास हो, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से जुड़े काफ़ी स्थल भी हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन काल की विभिन्न घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना है। ये अगर प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर लेना। मैं स्टोरी बता देता हूँ, फिर हम लोग एमसीक्यू पर चलते हैं जिससे आपको कवर करने में अच्छा लगेगा, एक इंटरेस्ट भी जगेगा। होता क्या है कि महात्मा बुद्ध जो होते हैं शुरुआत में, भाई आप जानते हैं जैसे कि ये शाक्य कुल से थे और वहाँ के जो राजा थे शाक्य राजा शुद्धोधन उनके पुत्र थे। और इसी में महात्मा बुद्ध पहले राशि प्रवृत्ति में या राशि ठाट बाट में रहते थे और उनकी शादी भी हो गई थी। और इसी क्रम में महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, जाते जाते उनको कुछ ऐसी घटनाएं घटी उनके जीवन में जिन्होंने उनको ऐसा प्रेरित किया कि समाज में जिसके लिए हम भाग रहे हैं, जो चीज़ें भाई कि समाज में जिसके लिए हम भाग रहे हैं कि भाई हमको ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको राजपाट चाहिए, तो कुछ घटनाओं ने उनके जीवन को प्रेरित किया। तो सबसे प्रचलित जो मानी जाती है बात वो ये मानी जाती है कि महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में चार उनके जीवन में घटनाएं मिली, चार घटनाएं उन्होंने देखी। पहला, एक बुढ़ा व्यक्ति मिला, बेचारा परेशान, जिसको बोलते हैं जरा से परेशान, जरा मतलब वृद्धावस्था। उसके बाद एक जो है उनको बीमार व्यक्ति मिला, वो भी परेशान। उसके बाद उनको एक डेड बॉडी मिली, शव मिला, जाते हुए लोग दाह संस्कार के लिए, दाह कर्म के लिए जा रहे होंगे। तो जब इनको ये मिला तो उनको लगा यार जिंदगी में क्या है, भाई आदमी बुढ़ा हो रहा है, पैसा 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 करता है। वो एक गाना है ना, तू पैसा पैसा करती है, तो सब पैसा पैसा करते रहते हैं, लेकिन बुढ़ा हो रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, कब और अंत जब में जाकर के उसकी डेथ हो जा रही है। क्या है इस जीवन का सार, मतलब जीवन का क्या मतलब हुआ भाई जीने का, जब आप पैसा भी के पीछे मरे जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपनों से संबंध खराब कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के लास्ट में सबको मर ही जाना है। तो इस स्थिति में भगवान बुद्ध को जीवन के प्रति थोड़ा वो लगता है, अजीब सा लगता है, यार इस जीवन का मतलब नहीं है, जिस बोलते हैं ना जीवन का उद्देश्य, उनको वहाँ पर खत्म लगता है। फिर उनको एक आगे चलते हैं तो लास्ट में उनको एक सन्यासी मिलता है, मस्त एकदम घूमता टहलता झूमता हुआ आता रहता है। तब उनको इस बात का एहसास होता है कि जो ये संसार है इसमें जितने रिश्ते नाते हैं, जितना माया मोह है, जितना लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है,
ये जो भाव हैं या ये जो संबंध हैं, यही हमारी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता की वजह से ही आदमी परेशान है। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि संबंध सब अस्थायी होते हैं, बस वो ये जीवन रे कागज की पुड़िया, कबीर दास जी बोलते थे ना, तो ये कागज की पुड़िया की तरह जीवन है, कुछ दिन बाद चला जाएगा। तब आदमी को एहसास होता है कि नहीं साहब, जो है केवल और केवल हमको पैसे के लिए या भोग विलास के लिए नहीं मरना है। जीवन में जो है कुछ ऐसा भी ज्ञान प्राप्त करिए, कुछ ऐसा भी काम करिए जो जिसको लोक कल्याण कहते हैं, जिसको जन कल्याण कहते हैं, जिसके दूसरे के लिए किया गया परोपकार भी कहते हैं। तो ऐसे काम करिए। तो कुल मिलाकर के महात्मा बुद्ध को ये इस चीज़ की प्राप्ति हुई, जो इसके बाद वो निकल गए घर से और उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। उसके बाद वो उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश, बिहार आदि तत्कालीन राज्यों में करवाया। तो ये एक बौद्ध धर्म की बेसिक स्टोरी है और इससे रिलेटेड फिर चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, उन्हीं से संबंधित अब हम प्रश्न जो हमारे पास हैं उन पर चर्चा करते हैं। मुझे लग रहा है बेसिक स्टोरी जो नए बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। अब इसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 कहता है हमारा कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न कैसे पढ़ेंगे। हमारा जो पेन है वो प्रश्न के वर्ड बाय वर्ड मूव करता जाए उसी के ऊपर। ये नहीं कि हम पेन हमारा दूसरी जगह या टेबल पर रखा हुआ और सरसरी नज़रों में पढ़ते चले जा रहे हैं, वो गलत होगा। इससे आपके MCQ क्वेश्चंस गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ माइनर माइनर गलतियाँ रहती हैं। इसी में इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, हो जाती है, आप बाहर हो जाते हैं। आपने ये नहीं पढ़ा, उसमें सही पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है, आपने बस सही नज़र आया, नहीं ओझिल हो गया आंखों से, आपने गलत कर दिया। ऐसा मैंने देखा, कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आते हैं फिर बोलते हैं कि सर मेरा जो है ये क्वेश्चन जानते हुए गलत कर दिया, ये क्वेश्चन सर मुझे आ रहा था लेकिन मैं ये देख नहीं पाया। उसका ही समाधान मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो युग्मों पर विचार करना है। पहला युग्म है सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तन, दूसरा है कुशीनगर महापरिनिर्वाण, तीसरा है श्रावस्ती बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास, चौथा है संकिसा त्रय स्त्रीण स्वर्ग से अवतरण। ये 4 युग्म है। अब इसमें उसने पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। क्या पूछा? कितने युग्म। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बहुत सावधान रहना है। जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में आपको जंगली जानवरों से सावधान रहना है, वैसे ही यहाँ भी बहुत सावधान रहना भैया। काहे सावधान रहना है कि इसने पूछ दिया कितने, अगर पूछ दिया कौन से, तब प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा अगर विकल्पों में गलतियां हैं, ठीक है। तो ये आप जो है प्रश्न की जो फरेबपन है, उसकी घुमाव है, उसको आप जो है समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने प्रश्न, कितने विकल्प इसमें से सही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। हम बात करेंगे पहले विकल्प पर। पहला विकल्प हमारा क्या कहता है? पहला विकल्प हमारा कहता है कि सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तन। सभी जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया से टहलते टहलते बगल में ही उत्तर प्रदेश है, आते हैं, उनको लगता है यार बोध गया में क्या बताएं, चलो चलते हैं उत्तर प्रदेश में बताते हैं लोगों को। भाई बनारस प्रसिद्ध स्थल पहले से भी रहा है, जो कि व्यापारियों का नगर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा भी था कि भाई बनारस जो है इसका किसके लिए प्रसिद्ध था? शिल्प और वाणिज्य के लिए कौन सा नगर तत्कालीन या बौद्ध धर्म के या 6th BC में प्रसिद्ध था? तो दैट वाज द बनारस। ओके, तो बनारस में आते हैं भैया, व्यापारियों का नगर, पैसा भी खूब है और उनको लगता है कि यहीं ज़्यादा माया मोह होगा, लोभ होगा लोगों के अंदर, पहले चल के हम बनारस में हिट करते हैं। आए बनारस में आए, बढ़िया शहर में नहीं रुके, बनारस में थोड़ा दूर हट के चले गए, शहर से दूर हट के सारनाथ जगह थी, सारनाथ में गए, बैठे, वहाँ जो कुछ लोग थे आए उनके पास,
उनको बताए, पूरा जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति में उनको हुआ कि भाई जीवन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो वहाँ पर लोगों को बताया। तो इसी घटना को बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। यानी धर्म 3 शब्दों से मिलकर बना है, धर्म प्लस चक्र प्लस प्रवर्तन। कभी कभी इसको प्रवर्तन, बौद्ध धर्म की भाषा में धम्म भी बोल देते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म बोलते हैं। वहाँ पर रा नहीं होता है, उससे पहले का अक्षर जो है जिस पर रा लगा रहता है ऊपर वाला, उससे पहले का अक्षर आधा हो जाता है, तो उसको धम्म बोलते हैं। कर्म को कम बोलेंगे, ठीक है। तो ये यानी धर्म के चक्र का जो प्रवर्तन हुआ या शुरुआत हुई, इन्फोर्समेंट जिसको बोलते हैं, शुरुआत बोल सकते हैं, वो उनका कहाँ से हुआ? सारनाथ से हुआ। इसका मतलब पहला विकल्प सही है। दूसरे विकल्प की बात करेंगे। दूसरा विकल्प कहता है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध को, सामान्य आदमी को तो निर्वाण प्राप्त होता है, क्योंकि वो निर्वाण का मतलब वो निकल गया, निर्वाण का मतलब वो इस दुनिया से निकल गया। तो महापरिनिर्वाण इनको बोला गया, क्योंकि भाई बहुत कॉमन पीपल तो थे नहीं। एक तो राजा के बेटे, दूसरे बात उससे भी बड़ा काम किया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय में जब लोग लड़ रहे थे जमीन के लिए, एक ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में जब इन्होंने घर छोड़ा था, एक बहुत बढ़िया घटना थी, रोचक। वो ज़्यादातर आपको किताबों में नहीं मिलेगी। रोहिणी नदी थी, शाक्य और दूसरा जो कुल था, उनके बीच जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये थी, बाउंड्री थी। रोहिणी नदी थी, शाक्य और कोली जो वहाँ पर 2 गणराज्य थे, उनके बीच एक बाउंड्री थी। तो इस गणराज्य को लेकर शाक्य और कोली दोनों लड़ रहे थे। महात्मा बुद्ध को भेजा गया शांति प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि भाई जाओ और कोलियों को समझाओ कि भाई ये हमारा हिस्सा है, हमको दीजिए। कोली कह रहे थे चूंकि गोरखपुर की बाउंड्री में पड़ती है रोहिणी नदी, तो वो कह रहे थे कि हमारा हिस्सा है, चूंकि कोलियों का राज्य था। तो कुल मिलाकर के बुद्ध जी गए वहां पर शांति प्रस्ताव लेकर के, लेकिन शांति दूत की नहीं सुनी गई। लौट आए, बेचारे निराश हुए, उनको लगा साले सब तुम लड़ो मरो, ये दुनिया ही बेकार है। तब जा करके वो फिर घर से निकले, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो एक ये भी कथा जो है या स्टोरी बुद्ध के बारे में प्रचलित है, घर से निकलने के संदर्भ में। बात समझ गए? तो ये इनको महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण, निर्वाण, निर्वाण शब्द है, उसके साथ परि जो है उपसर्ग लगा है, तो महा भी उपसर्ग लगा है, तो महापरिनिर्वाण। निर्वाण में कैसा जोड़ दिया? परि और महा, यानी महान चूंकि बुद्ध थे, सामान्य आदमी नहीं थे, कॉमन पीपल नहीं थे, तो महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। तीसरा कहते हैं श्रावस्ती बौद्ध धर्म का सर्वाधिक वर्षावास है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, और भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास, वर्षा के समय वास कहाँ किया, उसी को वर्षावास बोलते हैं। वर्षा के समय सबसे ज्यादा बुद्ध श्रावस्ती में रहे। इसके बाद संकिसा। संकिसा जो है ये पड़ता है। संकिसा में आपको त्रय स्त्रीण स्वर्ग से अवतरण की एक जो कथा थी कि भाई स्वर्ग से जो है अवतरण हुआ, तो उसके रेफरेंस में संकिसा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहला भी विकल्प सही है, दूसरा भी विकल्प सही है, चौथा भी विकल्प सही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कह रहा है कितने विकल्प सुमेलित हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ इसमें से? इसका मतलब सभी 4 विकल्प सुमेलित हैं। हम सही आंसर पर आ गए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करने के लिए क्या कर रहा है? वही कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया गया। अगला कह रहा है प्रथम उपदेश के साथ बौद्ध संघ की स्थापना मानी जाती है।
अगला स्टेटमेंट चौथा कह रहा है सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव है। ये 4 विकल्प हैं। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ हम देखेंगे कि विकल्पों पर विचार करते हैं। विकल्पों पर विचार करेंगे। पहला विकल्प सभी जानते हैं, इसमें बताने समझाने की जरूरत नहीं, अभी भी समझा चुका हूँ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, सही है। अगला विकल्प कह रहा है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया गया था। भाई बुद्ध का प्रथम उपदेश किसको दिया गया? पंचवर्गीय, जो उनके साथ के 5 पहले के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध जब वहां पहुंचे तो 5 उनके दोस्त मिल गए जो उनके साथ में ही निकले थे। अब उनको तो ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई। आप देखते होंगे जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनों से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बनाया, कोई स्टार्टअप शुरू किया, भाई अपने घर पर ट्रायल मार दिया पहले। अगर हमने कोचिंग स्टार्ट की, अपने स्टूडेंट को पकड़ा, भाई तुम लोग जो है आओ, और उसके बाद जो है अब बैठो, धीरे धीरे जो है पता लगा 5 लिए, 5 से 50 हो गए, 5 फिर 500, 5000, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं लोग। तो कुल मिलाकर शुरुआत जो है अपनों से होती है यहाँ पर। तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ वो अपने 5 पूर्व भिक्षुओं को दिया गया था, सही है। कहा कि प्रथम उपदेश के साथ ही बौद्ध संघ की स्थापना मानी जाती है। जैसे ही हमारा टेस्ट अपने लोगों पर सफल हो जाता है, लगता है कि यार जो काम कर रहे हैं तो इसमें दम, ऐसा नहीं कि बेकार कर रहे हैं, आ जाएगा मज़ा, बहुत ऊंचे तक जाएंगे। तो इस वजह से फिर काम का जब अपनों के बीच सक्सेस नेस हो जाती है या सर्टिफाइड हो जाता है कि नहीं भाई काम आपका बढ़िया है, लॉजिक आपका बढ़िया है, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, आपका जो स्टार्टअप बना रहे हैं इसमें टेक्निक बहुत बढ़िया प्रयोग की, बहुत इफेक्टिव होगी। जब ऐसा होता है तब फिर उनको लगता है अब हम इसको एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दें। एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म के लिए वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं, ये भी कथन सही है। चौथा कथन सारनाथ का प्राचीन नाम ऋगपत्तनम मृगदाव था, बिल्कुल सही, सभी ये फैक्ट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, या सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। 1 2 3 4 सही है। अगला प्रश्न कहता है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे। प्रश्न संख्या 3 कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से संबंधित नहीं है। आप देखिए ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पर पेन नहीं रखा होता, हमने पेन रख करके नहीं पढ़ा होता, तो हो सकता है हम ये जो नहीं है उसको मिस कर जाते, और है जो है टर्म उस पर फोकस करते, या वो हमारे माइंड में रहता, लेकिन हमारा प्रश्न गलत हो जाता। तो यहाँ पर कह दिया इन्होंने नहीं है, नहीं को हमने डबल अंडरलाइन कर लिया या सर्कल में कर लीजिए आप, तो आपका आंसर सही होगा। अब हम देखेंगे, कह रहा है सारनाथ के पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में नहीं है, सही नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है पहला धमेक स्तूप, दूसरा अशोक का सिंह शीर्ष, तीसरा मूल गंधकुटी विहार के प्राचीन अवशेष, ये है 4, और चौथा निर्वाण स्तूप। ये 4 यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि पहला धमेक स्तूप सभी जानते हैं, धमेक स्तूप सभी जानते हैं कहाँ है, सारनाथ में ही है, पहला सही हो गया। अशोक का सिंह शीर्ष सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारनाथ में है, सही हो गया। मूल गंधकुटी, मूल गंधकुटी विहार, ये जो है इसके प्राचीन अवशेष, ये एक विहार था। विहार मतलब जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे प्रवास कर के दौरान, ठीक है। तो वो जो है ये भी सारनाथ में था, तो इस वजह से हमारे ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। निर्वाण स्तूप, निर्वाण स्तूप भैया वहाँ नहीं था, क्यों क्यों नहीं था, क्योंकि निर्वाण जो है महात्मा बुद्ध को
कुशीनगर में प्राप्त होता है। कहाँ होता है? अभी हमने चर्चा की थी, कुशीनगर, मल्ल राज्यों के यहाँ, मल्ल जो गणराज्य था उसी की राजधानी कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त होता है, महानिर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए चौथा विकल्प सही है। अब यहाँ पर हम आपको एक दो चीज़ें और बताते चलेंगे चूँकि हमारी क्लास प्रीलिम की है। सारनाथ को अभी आपको मालूम होगा कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के अब 4 स्थल हो गए हैं जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं। कितने स्थल हो गए हैं? 4 स्थल। वो इसके अलावा 3 स्थल कौन से हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो फिर पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 4 स्थल हो गए हैं। अब इसी के साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सारनाथ में केवल और केवल यही 3 नहीं है, और आप प्रीलिम के लिए याद करिएगा, हो सकता है इन 3 के अलावा दे दे। सारनाथ में कुछ और स्थल हैं भाई जो प्रसिद्ध हैं। एक स्थल जो चौखंडी स्तूप है, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप भी सारनाथ में ही है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि धमेक स्तूप हो, चाहे चौखंडी स्तूप हो, चाहे अशोका सिंह शीर्ष हो, चाहे मूलगंध कुटी विहार हो, ये सब जो है सारनाथ में ही है। और सारनाथ से मान के चलिए इस बार चाहे प्रीलिम में या फिर मेंस में एक प्रश्न आना तय ही है, आएगा ही किसी भी स्थिति में। तो इसलिए सारनाथ आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी प्रमुख घटना के बजाय बौद्ध परंपरा के स्वर्ग से अवतरण की घटना से जोड़ा जाता है? अभी हमने चर्चा की, थोड़ा आप बस दिमाग दौड़ाइए, दिमाग घुमाइए कि किस स्थल का संबंध बौद्ध के जीवन की प्रमुख घटना से तो नहीं जोड़ा जाता है, वहाँ बौद्ध महात्मा बुद्ध गए नहीं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक किंवदंती है या फिर कह सकते हैं एक घटना है जो स्वर्ग अवतरण की घटना है, उससे जोड़ा जाता है। अभी हम चर्चा कर चुके तो उस पर ज़्यादा समय न गंवाते हुए राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? संकिसा। संकिसा क्यों होगा? क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को संकिसा जो है, जो हमने अभी चर्चा की, त्रय स्त्री स्वर्ग से पृथ्वी पर अवधारणा, तो इस परंपरा के अनुसार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध अपनी माता माया देवी को अभिधर्म का उपदेश देने के लिए त्रय स्त्री स्वर्ग गए थे और वहां से लौटकर संकिसा में अवतरित हुए। ये इसके पीछे की घटना है जिसकी वजह से ये माना जाता है संकिसा महात्मा बुद्ध के किसी जीवन काल से जुड़ी हुई कोई ऐसी प्रमुख घटना नहीं है, बल्कि बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपनी माता माया को उपदेश देने के लिए स्वर्ग से अवतरित हुए थे। यह घटना संकिसा से संबंधित है, तो यह आप जान लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर बताते चलें, संकिसा कहाँ है, अगर जिसको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जिसको जानकारी है वो जान लें कि संकिसा जो है आज जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद कासगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, बाउंड्री पर पड़ता ही है, यहीं पर संकिसा अवस्थित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 5, कि श्रावस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रश्न थोड़ा डीप में और चला गया, अभी तक तो ओवरऑल बौद्ध धर्म से था, लेकिन अब जो है प्रश्न डीप में चला गया। अब वो प्रॉपर एक साइट से जुड़ा प्रश्न है, उसके बारे में पूछ रहा है। अब प्रश्न का क्या कहता है, पहले हम प्रश्न पर विचार करेंगे। पहला विकल्प हमारा कहता है प्राचीन श्रावस्ती को कोसल महाजनपद से जोड़ा जाता है। अगला कहता है जेतवन विहार का संबंध श्रावस्ती से है।
तीसरा कहता है महात्मा बुद्ध ने यहाँ अनेक वर्षावास किए थे। अगला हमारा कहता है विकल्प, कहता है कि अंगुलीमाल की कथा का संबंध श्रावस्ती क्षेत्र से जोड़ा जाता है। अब कह रहा है फिर इसमें भी वही उसने दिमाग लगाया, फरेपन किया, का फरेपन किया, कर दिया कि भैया कि कितने कथन सही हैं, ये नहीं कि कौन से सही हैं कौन सा सही है, कितने कथन, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो अब हम इन पर विचार करेंगे क्रमशः। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इस प्राचीन श्रावस्ती को महाकौशल जनपद से जोड़ा जाता है। अगर हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि श्रावस्ती प्राचीन कौशल महाजनपद की प्रमुख नगरी थी और बुद्ध के जीवन को, बौद्ध धर्म के इतिहास में इसका विशेष महत्व रहा है। और श्रावस्ती को कौशल की राजधानी भी माना जाता था, क्योंकि कौशल की 2 राजधानियां थीं, साकेत और श्रावस्ती। बात समझ में आ गई? तो श्रावस्ती जो कौशल महाजनपद थी उसकी राजधानी भी थी। तो यह कुल मिलाकर के उससे जोड़ा जाता है, तो गलत नहीं जोड़ा जाता है भैया, ये सही जोड़ा जाता है। अगला कह रहे हैं, अगला हमारा जो स्टेटमेंट है, कह रहा है जेतवन विहार। जेतवन विहार के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जेतवन विहार भी श्रावस्ती में ही अवस्थित थी। जेतवन विहार की स्टोरी ये थी, जान लीजिए साथ में ये, कि जेतवन विहार ये क्या था, वहाँ पर एक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। तो अनाथ पिंडक व्यापारी था, बहुत ज़्यादा पैसा 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 करता रहता था। महात्मा बुद्ध से उसका संपर्क हुआ। उस संपर्क के दौरान महात्मा बुद्ध ने समझाया कि अरे मोटू लाल, थोड़ा तो समझ जाओ, तुम पैसा पैसा के चक्कर में इतना शोषण करते हो, इतना साहूकारी करते हो, सब शोषण करते रहते हो, थोड़ा तो जो धर्म का काम करो। और जो है इस माया मोह में क्या रखा है, जब उनको समझाया उसकी बात समझ में आई, उसको बौद्ध धर्म से जुड़ गया। और उसने क्या किया, वहीं पर कहा महाराज आप, हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बताओ क्या करोगे। बोले महाराज हमारे पास जगह बहुत पड़ी है, तो हम सोच रहे हैं एक बौद्ध विहार बनवा दें, जिससे बौद्ध भिक्षु आते रहेंगे और उनके लिए आवास और सेवा का हमको मौका मिलेगा। आज जैसे अभी कांवड़ियाँ चल रही हैं, तो कांवड़ियों में शिविर बनवाए जाते हैं, जिसमें जो कांवड़िए लोग चलते हैं तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो सेवा वाले लोग होते हैं उनके पैर भी दबाते हैं। ऐसे ही जो है जैन धर्म में भी है कि भाई लोग सेवा के लिए, अगर जो है गुरु गोविंद सिंह जी की या गुरु नानक जी की कोई यात्रा रहती है तो उसमें सेवा के लिए लोग जो है तत्पर रहते हैं, उन लोगों की सेवा के लिए। तो यही भैया अनाथ पिंड ने किया और उन्होंने जेतवन विहार बनवा करके महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया कि बाबा हमने आपके लिए या बौद्ध धर्म के लिए ये किया। अब आगे कहते हैं बुद्ध ने अनेक वर्षावास किए। भाई वर्षावास किए ही, इसके 2 रीज़न। एक तो महात्मा बुद्ध का पहले भाई चूँकि श्रावस्ती जो था उधर वहीं पर लुम्बिनी है, शाक्य गणराज्य था, तो उनका अपना रीजन था, पूरे सब जगह उपदेश दे आए अच्छी तरीके से घूम घूम के। फिर आखिर में आदमी लौट के अपने घर को ही आता है, तो वो घर में आए, श्रावस्ती में बढ़िया रहे और वहाँ पर कुल मिलाकर के जो भी स्थानीय स्तर पर उपदेश देते थे लोगों को। और वर्षा में इधर उधर मूव करना भी ठीक नहीं रहता था, तो इस वजह से वो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वर्षावास के। जैसे वर्षा निपटती थी फिर अपने 2 महीने 3 महीने आराम किए और स्थानीय स्तर पर लोगों को उपदेश दिया, फिर अपने घूमने टहलने फिर निकल गए। फिर जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में पता लगा कि बिहार पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, सुदूर क्षेत्रों में, तो कुल मिलाकर के बाद में करते रहे। और चौथी घटना जिसके बारे में बच्चों को कम जानकारी होगी वो ये है अंगुलीमाल वाली। अंगुलीमाल वाली घटना क्या थी कि अंगुलीमाल की कथा श्रावस्ती से जोड़ा जाता है, इसका संबंध ये भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा सही। अंगुलीमाल की घटना क्या थी, जो लोग जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में कि भैया अंगुलीमाल एक डाकू था। महात्मा बुद्ध एक बार जो है उधर से गुजर रहे थे श्रावस्ती की सड़कों पे ही, उधर जंगलों में।
अंगुलीमाल ने इसको रोक लिया और इसकी खासियत क्या थी, जिसको लूटता था उसकी उंगली काट लेता था और उंगलियों की एक माला पहन लेता था अपने गले में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। उंगलियों को काट कर उसकी माला पहन लेता था, तो इसलिए अंगुलीमाल पड़ गया। महात्मा बुद्ध भी बेचारे एक दिन फंस गए उनके जाल में, निकले उधर से, बुलाए बाबा इधर आओ। तो महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं तो बोलता है कि जो भी है सब आपका कमंडल और लोटा सब निकाल के यहाँ रख दो। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं भाई क्यों कर रहे हो आप ये सब? बोले क्यों कर रहे हो? अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात हमको अगर बता दोगे तो हम अभी तुरंत दे देते हैं, हम तुमको कुछ कहेंगे भी नहीं, हम तुरंत जो है सामान अपना रख करके चले जाते हैं। बोले क्या बताओ, पूछो बाबा। तो उन्होंने कहा कि ये बता, जाओ तुम घर में पूछ के आओ कि जो तुम ये काम कर रहे हो, लूट रहे हो दूसरों को, उंगलियां काट ले रहे हो, क्या इसमें जो पाप मिलेगा उस पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले होंगे? उसको बोल लगा बुढ़वा साला बहुत चालाक है, हमको घुमाने के चक्कर में बोला बाबा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो तो बोला नहीं नहीं तुम पूछ के आओ, ऐसा करो हमको तुम यहीं पेड़ से बांध दो। तो उसको समझ में आता कि नहीं, कह तो जो है कुछ बाबा सही रहे। बाबा उसको को पेड़ में बांध देता है, वहीं पर चला जाता है, बगल में ही गांव था वहां पर, घर पर पूछ के आता है। घर पहुंचता है, अपने मम्मी पापा से पूछता है कि जो हम लूट के लाते हैं, पैसा आप लोगों को खिलाते हैं, तो इसका जो पाप होगा उसमें आप भी भागीदार होंगे? मम्मी पापा कहते भाई हम क्यों भागीदार होंगे, तेरा कर्म है लूटना और हम परिवार की माँ बाप की सेवा करना, जहाँ जैसे कर, तो हम क्यों भागीदार होंगे, पाप तू कर रहा है। फिर भाई अपनी पत्नी और बच्चों के पास और परिवार परिजनों के पास जाता है, उनसे भी यही प्रश्न पूछता है, वो भी यही उत्तर देते हैं। फिर वो लौट के आता है, उसका दिमाग खनकता है कि भाई बाबा बात तो सही कहा, साला हम लूट लूट के उनका पेट पाल रहे हैं सब लोगों का, और जिम्मेदार कोई नहीं है, अब क्या करें? अब उसको लगता है यार बाबा ने बात एकदम सही कही, आज से हम लूटपाट बंद, और केवल अपना मेहनत का कमाएंगे खाएंगे, और हमको ज़्यादा परिवार से भी मतलब नहीं। परिवार ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पास आता है, उनको प्रणाम करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, उनका शिष्य बन जाता है। ये अंगुलीमाल की घटना है, और इसी के साथ ही अपनी ये घटना है कि भैया इसका मतलब चारों संत कथन सही है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उत्तर प्रदेश के स्थलों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर चार चार घटनाएं, चार चार स्थल दिए हुए हैं। तो प्रश्न एक बार समझ लीजिए, अगर प्रश्न नहीं समझ पाएंगे इसको गलत कर देंगे, बहुत टेक्निकल प्रश्न है। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं, ऐसे स्थलों का क्रम जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में सही क्रम, यानी क्रोनोलॉजिकली कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म के जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं उसके क्रम में सेट की गई हैं इस क्वेश्चन में। यह कुल मिलाकर प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न इसके विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प यहाँ पर कह रहा है, पहला विकल्प हमारा क्या कह रहा है? पहला विकल्प कह रहा है कि सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर। श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी। फिर सी कह रहा है कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी। डी कह रहा है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। अब इसमें आपको ये बताना है कि साहब उत्तर इसका कौन सा सही है। बहुत सिंपल है, अगर आप जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं तो उसकी भी मैं टेक्निक बताऊंगा। सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी और कुशीनगर, ये आपका आंसर सही है। ये आपका आंसर जो है वो सही है, पहला वाला। और ये जो तीन है वो गलत है। क्यों सही है?
चूंकि सारनाथ सभी जान रहे हैं कि पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। श्रावस्ती यहाँ पर प्रवास किया था। कौशाम्बी कौशाम्बी की भी यात्रा श्रावस्ती के बाद वहाँ महात्मा बुद्ध गए थे। और कुशीनगर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। अब ये हमने देखा कि उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनके स्थल आधार पर स्थलों का सही क्रम है। अब अगर बहुत बार होता है कि बहुत से नए बच्चे नहीं जान पाते हैं घटनाएं, तो कैसे करेंगे, या एक ही तो जानते हैं। तो इस स्थिति में मान लीजिए आप 2 घटनाएं जान रहे हैं, तो उस आधार पर आप विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, इसके 2 तरीके हैं कि अगर आपको जानकारी है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दैट वाज द कुशीनगर। तो इसका मतलब कुशीनगर सबसे लास्ट में होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, कुशीनगर किसी में लास्ट में है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। तो इसका मतलब कुशीनगर लास्ट में नहीं है, तो 3 विकल्पों को हम एलिमिनेट कर देंगे और हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक टेक्निक ये है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक टेक्निक साथ में है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चों के दिमाग में क्या होता है, महापरिनिर्वाण और धम्मचक्र प्रवर्तन को लेकर हो जाता है कन्फ्यूज़न, क्योंकि वो बेसिक जान नहीं रहे कि धम्मचक्र प्रवर्तन आखिर है क्या, रट लिया है। महापरिनिर्वाण है क्या, रट लिया है। तो उस स्थिति में यहाँ पर इन्होंने कुशीनगर को पहले कर दिया। अब लो हो गया कन्फ्यूज़न। यहाँ तो कुशीनगर लास्ट में है, कुशीनगर लास्ट में होगा कि पहले हो गया। महापरिनिर्वाण था कि धम्मचक्र प्रवर्तन था, अब हम हो गए कंफ्यूज। तो इस स्थिति में आप अगर दोनों घटनाओं को जानते हैं कि उनको पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ, तो आसानी से टेक्निक के माध्यम से हम इन 2 विकल्पों को नहीं जानते, हमको नहीं मतलब इनसे, 0 है ये, लेकिन हम पहला जानते हैं और अंतिम जानते हैं, तो इस वजह से हम राइट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौशाम्बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने श्रावस्ती के बारे में पूछा, चर्चा की, अब कौशाम्बी के बारे में। ये जो है, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा डीप में जाने लगा है, तो एक साइड से ही जो है उसकी 3-4 विशेषताओं को उठा करके पूछने लगा है। तो इस वजह से इस प्रश्न को भी आप जो है ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। कौशाम्बी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है, यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला स्टेटमेंट कहता है, बुद्ध ने यहाँ प्रवास किया था। अगला स्टेटमेंट कहता है, घोषित राम विहार का उल्लेख बौद्ध परंपरा में मिलता है। और अंतिम स्टेटमेंट कहता है, यह स्थल आधुनिक प्रयागराज क्षेत्र के निकट स्थित है। ये 4 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। अब चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको देखना है। तो हम देखेंगे चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सभी जानते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यवस की राजधानी थी, सही है। यहाँ पर बुद्ध ने प्रवास किया था। दूसरा स्टेटमेंट तो सीधी सी बात है, अभी हमने चर्चा की पहले कि श्रावस्ती और कौशाम्बी चूँकि उत्तर प्रदेश में ही थे, तो यहाँ पर बुद्ध ने प्रवास किया था, अपने उपदेश भी दिए थे। तो और कौशाम्बी के संदर्भ में एक बहुत रोचक बात है कि कौशाम्बी ही वह स्थल है जहाँ से बौद्ध प्लस जैन दोनों का के लिए धार्मिक महत्व है, दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इसको आप याद रखेंगे हमेशा कि कौशाम्बी ही वो स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? अब हमने देखा कि भाई बुद्ध का प्रवास हुआ था। अगला, यहाँ पर घोषित राम विहार का उल्लेख बौद्ध परंपरा में मिलता है, तो यहाँ भी वही था। महात्मा बुद्ध आए, आने के बाद यहाँ का एक व्यापारी था घोषित राम। घोषित राम जो है जो घोषित व्यापारी था,
वही घोषित राम नाम था उसका। और वो जो है महात्मा बुद्ध ने उसको बताया कि काहे जो है तुम सब लोगों का शोषण करके पैसा जमा करते जा रहे हो, और कुछ धर्म के काम भी करो, जो है ये सब माया मोह है सब, जो उसको भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। तो वो भी प्रभावित हो गया महात्मा बुद्ध से, और बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण कर लिया, उसका अनुयायी बन गया। और उसने महात्मा बुद्ध के लिए वहीं पर एक विहार बनवाया, जिसको नाम दिया गया घोषित राम विहार। ये इसका उल्लेख जो है बौद्ध परंपराओं में मिलता है। विहार मतलब उनके रहने के निवास। विहार और स्तूप में अंतर ये होता था कि विहार जहाँ पर बौद्ध अनुयायी रहते थे, और जो स्तूप होते थे बौद्ध धर्म के पूजा स्थल हुआ करते थे। तो बात समझ में आ गई कि घोषित राम जो है बौद्ध परंपरा से घोषित राम विहार का उल्लेख मिलता है। घोषित राम वहाँ का एक व्यापारी था जिसने महात्मा बुद्ध के लिए बनवाया था, और ये सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कौशाम्बी जो डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज के पास में ही है। प्रयागराज गंगा तट पर स्थित है, सभी जानते हैं। और याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दे, कौशाम्बी जो है वो आपका यमुना तट पर स्थित है। प्रयागराज में ही गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती हैं, और यहीं पर ऐसा माना जाता है अदृश्य रूप में सरस्वती भी मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर संगम है। संगम नोज पे ही आपको याद होगा 29 फरवरी में महाकुंभ की जो दुर्घटना हुई थी वो संगम नोज पे ही हुई थी। वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। तो इस आधार पर देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इसको चुनना है। आप प्रश्न पे जाएंगे तो कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये इसके रूट टर्म्स हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, अभी ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बस समझाने के लिए आपको दिया गया है कि सारनाथ, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, श्रावस्ती, जेतवन विहार, कुशीनगर, महापरिनिर्वाण सूत्र, संकिसा, प्रथम बौद्ध संगीत। अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सभी आप जान रहे हैं, इनमें बताने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, संकिसा। क्योंकि संकिसा अभी हमने चर्चा की, संकिसा किसके लिए है, बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण के लिए है, स्वर्ग से अवतरण के लिए है, अवतरण के लिए संकिसा प्रसिद्ध है, न कि प्रथम बौद्ध संगीत के रेफरेंस में प्रसिद्ध है। बात समझ में आ गई। जो हमने अभी बताया था कि त्रय स्त्रीण स्वर्ग से अवतरण हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ये संकिसा इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो प्रथम बौद्ध संगीत की बात की जाती है, तो प्रथम बौद्ध संगीत आप जानते हैं कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ पड़ता है, राजगृह आपका पड़ता है बिहार में, जिसको आज राजगीर नालंदा बोलते हैं। नालंदा और राजगीर दोनों अगल बगल में ही हैं, ये नहीं कि दोनों एक हैं। दोनों के बीच मुझे लग रहा है 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और लेकिन राजगृह वहीं पर, नालंदा जो है नालंदा विश्वविद्यालय था वहीं पर राजगृह पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति तो ये हो गई। इसी के साथ हम और भी जान लेते हैं, जब बौद्ध संगीतियों की चर्चा की। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है ये कालाशोक के समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी। हम तीसरी बौद्ध संगीति की भी बात करेंगे, यहाँ पर जान लेंगे उसके संदर्भ में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अशोक के समय हुई थी। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी कुंडलवन। कुंडलवन कभी कभी कुंडलवन ये यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुंडलवन पूछता है, कभी कभी कश्मीर पूछता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुंडलवन इसका सही, कुंडलवन और कश्मीर जो भी पूछे, तो यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, इसका दोनों का ध्यान रखेंगे। और ये हुई थी कनिष्क के पीरियड में। तो ये तो हमने इसके साथ में ही बौद्ध संगीतियों को भी देख लिया।
अब अगले प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न कहता है अगला आपका कि मौर्यकालीन बौद्ध, प्रश्न नंबर 9, मौर्यकालीन बौद्ध स्थापत्य एवं कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्थल क्या है कि सार स्टेटमेंट क्या है, सारनाथ का अशोक सिंह शीर्ष भारत के राज्य चिन्ह का आधार बना। अशोक ने सारनाथ में स्तंभ स्थापित कराया था। सारनाथ का सिंह शीर्ष मौर्यकालीन पॉलिश की उत्कृष्टता दर्शाता है। सारनाथ का सिंह शीर्ष मूलतः कुशीनगर से प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर आपका सारनाथ का अशोक सिंह शीर्ष भारत के राचिन्ह का आधार है, सही है। और अशोक स्तंभ, अशोक ने सारनाथ में स्तंभ स्थापित कराया था, ये भी सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अशोक ने कई जो है शिलालेख और ये स्थापित कराए थे, शिलालेख और स्तंभ लेख, तो वहीं पर सारनाथ में भी एक ये स्तंभ स्थापित कराया था। अगला है कि सारनाथ का सिंह शीर्ष मौर्यकालीन पॉलिश की उत्कृष्टता दर्शाता है, ये भी सही है। जब आप पढ़ेंगे सारनाथ कला जो मथुरा कला है उसी का एक रूप कह सकते हैं या उपरूप कह सकते हैं, थोड़ा प्रभाव पड़ा है यहाँ सारनाथ पर भी। जब आप देखते हैं तो जो ईरानी स्तंभ थे और भारत के स्तंभ थे तो उनमें जो है देखा जाता है, जब तुलना की जाती है तो देखा जाता है कि जो भारत का के जो स्तंभ हैं उनमें जो पॉलिश हुई है वो बहुत उत्कृष्ट है। आज भी उन पर जंग नहीं लगी है। जो मेहरौली में जो है स्तंभ है उसमें भी देखिए अभी भी जंग नहीं लगी। और सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो भी अपनी उत्कृष्ट पॉलिश के लिए माना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। चौथा स्टेटमेंट कहता है सारनाथ का सिंह शीर्ष मूलतः कुशीनगर से प्राप्त हुआ था। भाई ये थोड़ा स्टेटमेंट टफ है, ये सोचने के लिए हमको मजबूर करता है कि यार कुशीनगर ऐसा तो नहीं हम पढ़े ना हो, हमारे पास जानकारी ना हो मूल रूप से कुशीनगर से भी मिला हो, ऐसा भी तो मन में आता है विचार। लेकिन भैया ऐसा विचार हम मन से निकाल देंगे, गलतियां नहीं करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है आपने पढ़ी होगी कि इसकी स्थापना अशोक ने करवाई थी, वो सारनाथ में ही करवाई थी, कुशीनगर में नहीं करवाई थी। कुशीनगर से मूल रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। ये कोई फिरोज शाह तुगलक द्वारा उठा करके दिल्ली लाया गया टोपरा अभिलेख नहीं है। मेरे टोपरा से उठा के फिरोज शाह तुगलक सन की था, उठा के लाद लाया वहां से कि चलो भाई इसको अपने यहाँ रखेंगे चल करके। हालांकि उसका उद्देश्य था कि चलो भाई इसका इनको पढ़वाया जाए, चूंकि पाली लिपि में थे, पाली लिपि जो है उस समय लोग जानते नहीं थे, तो वो दिल्ली उठा लाया था उनके संरक्षण की दृष्टि से भी है, तो मैं मजाक में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट थे, तो यानी तीसरा स्टेटमेंट हमारा चौथा गलत है और इसमें से शेष 3 सही हैं, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया 1 2 3, बी आंसर हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर अब हम विचार करेंगे। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है, क्या है? कह रहा है सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में बुद्ध ने जेतवन विहार में अनेक वर्षावास किए। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। घोषित राम विहार यहाँ का प्रसिद्ध विहार था। संकिसा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है। ये चारों स्टेटमेंट, ये चूंकि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बस इसमें क्या किया गया है, स्टेटमेंट्स को घुमा दिया गया है। इसमें आपके लिए स्टेटमेंट घुमा दिया गया है, ऐसा नहीं नया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी घुमा दी गई है कि जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो वो उसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब कंफ्यूज होंगे तो गलत करेंगे, तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है। आपको एक सटीक जानकारी आपने जो पढ़ा है उसकी है कि नहीं है, तो और ये सब चर्चा इस पर हम अभी ऊपर कर चुके हैं कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश किया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन, अभी मैंने उसको तोड़ करके बढ़िया से बताया। अगला कह रहा है श्रावस्ती में बुद्ध ने जेतवन विहार में अनेक वर्षावास किए,
अभी हमने आपको चर्चा की भाई वहाँ का जो है अनाथ पिंडक जो है व्यापारी था जिसने जैतवन विहार दिया था, और बौद्ध ने वहाँ पर भैया घर था उनका, तो घर में आदमी बरसात में रहेगा कि बाहर भटकेगा, तो वहाँ पर रहे। उसके बाद कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, और भी घोषित राम वाली भी स्टोरी आपको हमने बताई, ये भी सही है। और जो संकिस्सा है को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, ये गलत है, ये गलत है। अभी हमने आपको बताया संकिस्सा स्वर्ग अवतरण के, बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण की जगह के लिए प्रसिद्ध है, न कि महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में। महापरिनिर्वाण स्थल महात्मा बुद्ध का कहाँ था? कुशीनगर, मल्लगढ़ राज्य में, अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ, कुशीनगर में। तो कुल मिलाकर के इनमें हम देखेंगे कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, इसमें भी वही पूछा है कितने कथन सही हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे हम कि कथन कितने सही हैं। इसमें केवल 3 कथन सही हैं। कितने? 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसमें चारों सही नहीं है। ऐसा नहीं कि सब 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है। इसमें क्या है कि इसमें केवल 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। तो एक स्टेट नंबर 1 2 3 ये 3 स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब कितने कथन सही है? 3 कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास हमारी जैन धर्म की होगी। जैन धर्म पर भी जो विशेष कुछ रूप से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो मैं बताते हुए आपको ऐसे ही एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही समझने वाली लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। और हम जो बच्चे नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अपने साथ में जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के बीच इसको शेयर कर देंगे, जिससे उसका लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि नहीं, जो है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। तो उससे सीधी सी बात है, मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि और मैं बेहतर आपके लिए करूं और ज़्यादा जो है बेहतरीन चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कराऊं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।